नमस्कार। ज्योतिष विमर्श में आपका एक बार फिर से स्वागत है। ज्योतिष के प्रेमी देवियों और सज्जनों, इसके पूर्व आंग्ल वर्ष 2024 आपके लिए कैसा रहेगा, इस संदर्भ में मेष राशि से लेकर वृश्चिक राशि तक के जातकों के बारे में मैं आपसे विस्तार से चर्चा कर चुका हूं। आज मैं आपको धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष 2024 कैसा होगा, इस पर विस्तार से बात करूंगा। सर्वप्रथम धनु राशि के आप सभी जातकों को मेरी तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके लिए सुखकारी हो, प्रगति प्रदायक हो। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को डॉक्टर श्रीपद मिश्रा, इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना न भूलें। धनु राशि के जो हमारे जातक हैं, अगर हम आपकी राशि कुंडली की बात करें, चंद्र कुंडली की, तो जो ग्रह इस समय गोचर कर रहे हैं आपके विभिन्न भावों में, उसका मैं सबसे पहले आपको दिग्दर्शन कराना चाहूंगा। अगर आपकी कुंडली आपके सामने हो तो कृपया आप अपनी कुंडली की जो चंद्र कुंडली है उसे देख लें, खोल लें, और फिर हम आपको इस संबंध में पूरी वार्ता पूरा डिटेल से बताते हैं। आपकी चंद्र कुंडली के अनुसार इस समय आपके लग्न में मंगल विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध विराजमान है, और यह संयोग से आपकी कुंडली में त्रिग्रही योग बन रहा है। त्रिग्रही योग लगभग 5 साल के बाद धनु राशि पर बन रहा है। मैं अभी त्रिग्रही योग के बारे में आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपके जो ग्रहों की स्थिति है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि आपकी चंद्र कुंडली के गोचर के अनुसार आपके लग्न में प्रथम भाव में मंगल, सूर्य और बुध हैं, द्वितीय भाव रिक्त है, तृतीय भाव में शनि है, चतुर्थ भाव में राहु हैं, पंचम भाव में बृहस्पति महाराज हैं, छठवां, सातवां, आठवां और नौवां ये जो भाव हैं ये आपके ये खाने खाली हैं। दसम भाव में केतु हैं, 11वां भाव खाली है और 12वें भाव में शुक्र महाराज विराजमान है। अब मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम लग्न की बात से ही अपनी बात शुरू करते हैं, और इससे पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूंगा, और आप जानते भी हैं, लेकिन मैं एक सामान्य जानकारी के लिए आप सबको बताना चाहूंगा कि मूल नक्षत्र के जो चारों चरण हैं उसमें जन्मे बालक बालिकाएं, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के चारों चरणों में जन्मे बालक बालिकाएं और उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में जन्मे जातक, इनकी जो राशि होती है वो राशि होती है धनु। और धनु राशि के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये कही गई है कि अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है, मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है, आपको अपनी जो कुंडली है उसको आप देखेंगे तो आपको जानकारी होगी, आप जानते भी होंगे कि अगर आपका जन्म मूल नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है तो आप ज्ञानी हैं, योग्य हैं, विद्वान हैं। अगर द्वितीय चरण में मूल नक्षत्र के हुआ है तो आप देख रहे होंगे धन के मामले में आप कमजोर चल रहे होंगे। अगर मूल नक्षत्र के तीसरे चरण में जन्म हुआ होगा
तो आप ये देख रहे होंगे कि आपके लिए जो कर्म विहित है उस कर्म से नीचे का कोई कर्म आप कर रहे हैं। अगर आप मूल नक्षत्र के चौथे चरण में आपका जन्म हुआ है तो आप राजमान्य हैं, आप शासकीय रूप से सम्मानित व्यक्ति हैं। अगर आपका जन्म पूर्वाषाढ़ा के प्रथम नक्षत्र में हुआ है, प्रथम चरण में हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि आप क्रोधी स्वभाव के हैं। अगर आपका द्वितीय चरण में जन्म हुआ है पूर्वाषाढ़ा के, तो पुत्रवान हैं, आप पुत्रों से सुशोभित हैं। अगर पूर्वाषाढ़ा के तीसरे नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करने वाले हैं, जायागत हैं। अगर आपका पूर्वाषाढ़ा के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है तो आप बहुत धनी व्यक्ति होने चाहिए और होंगे। अगर आपका जन्म उत्तराषाढ़ा के प्रथम चरण में हुआ है तो रक्त संबंधी विकार आपको अवश्य होगा। और ऐसे जातक जिनकी धनुराशि है उनके लिए 47वां वर्ष, 57वां वर्ष और 67वां वर्ष यह अच्छा नहीं होता, यह बहुत ही कष्टकारी होता है। अब हम अगर आपके त्रिग्रही योग की बात करें तो आप यह देख रहे हैं कि आपके लग्न में प्रथम भाव में मंगल, सूर्य, मंगल और बुध ग्रह बैठे हैं। सूर्य, मंगल और बुध ग्रह आपस में देव ग्रह हैं, मित्रवत हैं, तो ये एक दूसरे का बल बढ़ा रहे हैं। और चूंकि आपके लग्न में ही बैठे हैं तो आपको यह सुख शांति, हर प्रकार की सफलता देने का प्रयास करते हैं। व्यापार में बड़ी डील कराते हैं, स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। 6 फरवरी को मंगल मकर राशि में चले जाएंगे, आपके प्रथम भाव से उठकर द्वितीय भाव में चले जाएंगे। 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में चले जाएंगे और 2 फरवरी को बुध भी मकर राशि में चले जाएंगे। तो 2 फरवरी के बाद फिर आपके धन भाव में त्रिग्रही योग बनने लगेगा और आपको धन की जो चीजें आप नहीं सोच रहे होंगे वहां से भी आपका धनागम शुरू हो जाएगा। तो वर्ष के शुरू में आपका ये जो आर्थिक पक्ष है वो बहुत ही मजबूत रहने वाला है। यद्यपि बुध और शुक्र जो है वो कई बार 12वें का शुक्र जो है वो नुकसान करता है, परेशान करता है, लेकिन फिर भी ये जो ग्रह बन रहा है त्रिग्रही योग और इसके बाद 2 फरवरी से जो फिर धन भाव में ये त्रिग्रही योग बनेगा उससे आपको लाभ ही लाभ होना है। अच्छा, यह वर्ष आपके लिए पुरुषार्थ और पराक्रम का भी वर्ष है। अभी जब 2 मई से बृहस्पति भगवान 5वें से 6वें भाव में चले जाएंगे तब थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, क्योंकि बृहस्पति भगवान 6वें भाव में जाकर के खर्च पर जो नियंत्रण है उसे बिगाड़ेंगे और अभी 5वें भाव में रहकर 12वें और 11वें भाव को जो वो दृष्टि प्रभाव दे रहे हैं उससे आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। तो मैं जो देख पा रहा हूं कि शुरू में आपका आर्थिक पक्ष काफी ठीक रहेगा, लेकिन बीच में थोड़ा सा इसमें दिक्कत आएगी। फिर ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे बदलती जाएगी आगे आपकी स्थिति सुधरेगी। अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य में 10वें भाव में केतु बैठे हैं और 4थे भाव में राहु बैठे हैं। तो ये दोनों जो ग्रह हैं वो आपको पाचन संबंधी रोग देते हैं, पाचन संबंधी परेशानी देते हैं, पेट की परेशानी देते हैं और संक्रमणीय रोग दे देते हैं। बस अच्छाई यह है कि आपके तीसरे भाव में शनि बैठे हैं और ये शनि आपको किसी भी गंभीर बीमारी से बचाएंगे। अदरवाइज राहु और केतु आपको पेट संबंधी समस्या, रक्त विकार संबंधी समस्या देंगे, लेकिन शनि महाराज जो तीसरे भाव में बैठे हैं वो उन्हें ऐसा नहीं करने देंगे।
तो उसका जो प्रभाव है, उसका जो कुप्रभाव है, उसे शनि महाराज कम कर देंगे। हम अगर शिक्षा की बात करें, ये आपकी जो चंद्र कुंडली बन रही है, उस चंद्र कुंडली के जो गोचर बन रहे हैं, एक तरह से जो इस समय लग्नों की स्थिति है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर कहीं नवमांश कुंडली आप अपनी उठा करके देख लें, अगर नवमांश कुंडली में भी लग्न का ग्रह लग्न में हो, या जैसे दूसरे खाने का ग्रह दूसरे खाने में हो, तीसरे खाने का ग्रह तीसरे खाने में हो, चौथे खाने का ग्रह चौथे खाने में कहीं हो, तो ये वर्गोत्तम जब होंगे तो वर्गोत्तम ग्रह नवमांश में अगर हैं, तब आप किसी चीज का सटीक विवरण दे पाएंगे। पुनश्च अगर आपके लग्न कुंडली में, या जिस समय जो हम गोचर कुंडली की बात कर रहे हैं, इसमें अगर कोई ग्रह अच्छा नहीं है और नवमांश कुंडली में जाकर के वो अच्छे घर में हो गया है, तो भी वो यहां जो हम जिस फल की बात कर रहे हैं, उस फल को वो दुगुणित करके देगा, बढ़ा के देगा। लेकिन अगर यहां ग्रह बहुत अच्छे हैं, जैसे मैं देख रहा हूं आपके इस चार्ट में, और नवमांश कुंडली में वो जाकर के खराब जगह में बैठ जाते हैं, तब वो खराब फल देंगे। तो ये जो बात मैं बता रहा हूं, इसको देखने के साथ साथ नवमांश कुंडली आपको अपनी देखनी बहुत जरूरी है। जो हमने ये 3 नियम बताए हैं, आप उससे देखेंगे तो आपको जो मैं तथ्य बता रहा हूं, उस तथ्य के गुणात्मक स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा कि ये बढ़ के मिलेगा या कम होकर के मिलेगा। अगर हम शिक्षा के क्षेत्र की बात करें आपकी इस कुंडली की, तो चौथे घर में राहु, 5वें घर में गुरु बैठ करके बुद्धि में तीव्रता लाते हैं। बुद्धि में तीव्रता लाएंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, समय उस दृष्टि से अनुकूल रहेगा, परीक्षाओं में आपको सफलता देंगे, अच्छे अंक देंगे। और अगर नवमांश कुंडली में भी बाय द वे यही स्थिति है, तो आपको उसका और ज्यादा लाभ मिलने की संभावना बनी रहेगी। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जब कहते हैं और जो फल निष्पादन यहां करते हैं, तो उसका फल आपको वैसा दिखाई नहीं देता है। वो इसीलिए नहीं दिखाई देता है कि जो अभी हम इसमें चंद्र कुंडली की बात कर रहे हैं, फिर हम लग्न कुंडली की बात करें, सूर्य कुंडली की बात करें और नवमांश की बात करें। जब ये चारों चीज हमारे सामने होगी, तो जो लग्न में चंद्र कुंडली के हिसाब से और जाकर के फिर नवमांश में, अच्छा नवमांश क्या है, हमारे जो कुंडली है उसका 9वां भाव भाग्य का है। तो भाग्य वाले 9वें भाव के भी 9वें भाव को हम नवमांश कहते हैं। तो भाग्य का पूरा निदर्शन उसी नवमांश से होता है। और दूसरा, नूनम नवांशे तो कलत्र सौख्यम, आपके जो वैवाहिक जीवन का है उसका पूरा विवरण नवमांश कुंडली से मिलता है। अगर बृहस्पति और गुरु नवमांश कुंडली में बहुत अच्छे हैं और 7वें का ग्रह, तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि विवाह होने के बाद आनंद ही आनंद है, हर तरह का सुख है। अगर इसके विपरीत है तो उसका जो फल है वो भी विपरीत है। तो मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 5वें भाव में यहां आपके बृहस्पति बैठे हुए हैं, मैं जो देख पा रहा हूं, तो ये थोड़ा सा, और केंद्र में आपके सूर्य और मंगल हैं, तो ये आपके स्वभाव को उग्र बनाएंगे इधर। और जब उग्र बनाएंगे तो जाहिर है कि अगर आप कहीं किसी प्रेम प्रसंग में हैं तो उसमें तनाव बढ़ेगा, क्योंकि मंगल और सूर्य ये आपको मीठा बोलने नहीं देंगे, स्वभाव को उग्र बनाएंगे। 5वें का बृहस्पति भी उसमें थोड़ा सा मदद करेंगे, तो स्वभाव उग्र होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर आप कहीं किसी से इस तरह के प्रसंगों में हैं, तो उसमें कहीं न कहीं विभेद होगा, तनाव आएगा। जब 1 अप्रैल को शुक्र महाराज
मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके इस कुंडली के अनुसार, जो आपकी लग्न कुंडली के अनुसार चौथा घर होगा, चौथा घर है, तब फिर वो समय अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार जब शुक्र महाराज जाकर के 13 जून को सप्तम भाव में बैठ जाएंगे, तो 13 जून से लेकर के 7 जुलाई तक का जो समय होगा वो बड़ा सर्वोत्तम होगा। अगर हम आपके कैरियर की बात करें तो सफलता की संभावनाएं हैं। 1 मई तक का समय काफी अनुकूल है परीक्षाओं में सफलता आदि के लिए। जो लोग नौकरी आदि में हैं वो ये देखेंगे कि सितंबर में आपकी प्रोन्नत होने के भी चांसेस हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कैरियर की दृष्टि से यह वर्ष काफी मिला जुला होगा। हमारे जो धनु राशि के जातक हैं, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा इस अवसर पे कि आप लंबी आयु वाले हैं। धनु राशि के लोग लंबी आयु जीते हैं, तो आप दीर्घायु हैं। भगवान से प्रार्थना है कि आप बलायु रहें, सुखायु रहें, और यह वर्ष 2024 आपको सर्वविध सफलताओं का वर्ष हो, और आप अपनी कुंडली खोल करके जो मैंने जो चीजें बताई है वो खुद लग्न कुंडली में और फिर वहां से जाकर के चंद्र कुंडली और फिर नवमांश कुंडली में देख लें, और तदनुसार जो फलों का निदर्शन है जो मैंने बताया है उसमें, उसी में अगर नवमांश में भी वो वर्गोत्तम है या वहाँ उत्तम घर में है, अच्छे घर में है, शुभ घर में है, मित्र के घर में है, अपनी राशि के उच्च राशि में है या नीचस्थ हैं, तो उसी हिसाब से उच्च हैं, शुभ ग्रह में हैं, वर्गोत्तम हैं, तो अच्छा फल देंगे। नीच राशि में हैं, शत्रु के घर में चले गए हैं, तो आपको उसका जो फल है वो कम प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः नए वर्ष की शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूं, और ये उम्मीद करता हूं कि जो मैंने ये आपको फलों का निदर्शन बताया है, इससे आप अपनी जो वर्ष 2024 का समय है उसमें चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, और इन प्रेडिक्शंस के आधार पर बहुत सारी चीज़ें आप प्लान करके उसका अच्छा परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।